हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में 2011 का जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का सलूशन अच्छे तरीके से देखिएगा। तो देखिएगा, पिछले पार्ट में 12 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, और 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो 13 बचे। तो जिसमें से सोल्यूशन कराते हम लोग कराए थे 77 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है, क्योंकि सब इधर उधर नंबरिंग था, तो उसमें से आपका 73 नंबर छूट गया था, क्योंकि आपको इधर कराने के बाद 62 के बाद फिर 64 था, 65, 66 था, उसके बाद से 74 सॉल्व कर दिए। 73 में भी फिजिक्स वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो उसको 73 देंगे, इसलिए मैंने पहले नंबरिंग कर दिया है कि ये जो नंबर है फिजिक्स के हैं, ठीक है, जो इस वीडियो में सोल्यूशन करना है इतने इतने नंबर पे हैं। तो 73 नंबर जो छूटा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से 77 तक पिछले पार्ट में देखे थे, तो 78, उसके बाद से 69, ठीक है, सॉरी 78, 79, 80 देखेंगे। 80 के बाद आप सीधे 91 पे चले जाएंगे, वहां से फिजिक्स मिलेगा, ठीक है। 91, 92, 93, 94 जो 95 नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है। फिर उसके बाद से 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है, उधर थोड़ा आपका क्रम वाइज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर क्या करा इसमें कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, यानी कोई तार है, ठीक है, ये L लंबाई का तार है, तो कंडीशन क्या रख रहा है, ठीक है, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन की जो लंबाई है उसको क्या कर दें, दोगुना कर दें। क्या कर दें, दोगुना कर दें। और इसकी जो अनुप्रस्थ काट भी है उसको, यानी जो इसका इस तार का जो एरिया है उसको, एरिया को भी क्या कर दें, हम दोगुना कर दें। क्या करें, दोगुना कर दी जाए। तो इसका जो प्रतिरोध है, इस तार का जो प्रतिरोध है इसका R, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का फार्मूला R बराबर क्या होता है, सिग्मा L/A, ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। अब R डैश निकालते हैं। R डैश यानी शर्तानुसार, कंडीशन अनुसार क्या करना है, तो इसकी लंबाई को दोगुना करना है। तो क्या हो जाएगा, रो लंबाई L है तो इसको दोगुना करना है, तो कितना हो जाएगा 2L/, इसका जो एरिया है उसको भी दोगुना करना है, तो क्या हो जाएगा 2A। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो R डैश बराबर आएगा वो भी क्या आएगा, रो L/A। तो इसको इक्वेशन 1 से हम कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं कि रो/L बराबर क्या है, R है, यहाँ पे R डैश बराबर भी रो L/A मिल रहा है। तो इसकी जगह पे, यानी इतने की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये तो वही है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R, यानी उसका जो प्रतिरोध है उस पर किसी प्रकार का भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी लंबाई को दुगुना कर दे, उसके क्षेत्रफल को दुगुना कर दे, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उसको हम गुना करें, जितना गुना करें, यानी समान गुना कर रहे हैं, जैसे लंबाई को भी 3 गुना कर दे तो क्षेत्रफल को भी 3 गुना, तभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लंबाई को 100 गुना कर दे, क्षेत्रफल को भी 100 गुना कर दे, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो गुना है, अगर गुना करते हैं और दोनों के वैल्यू को, A और L की वैल्यू को समान गुना करते हैं, तो उसके प्रतिरोध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक है, यहाँ पे भी जितना गुना करेंगे वहां पे भी इतना गुना करेंगे, तो वो वैल्यू कट जाएगी, और कट जाएगी तो फिर यहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन डी में कह रहा है ना, वहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 73 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिएगा, नोट करिएगा इतना। उसके बाद से आते हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 78 नंबर पे देखिएगा, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वस्तु का बड़ा, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जा सकता है, पढ़े होंगे। दर्पण में लेंगे तो आपका जो दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हम आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और लेंस में जाएंगे तो मैंने बताया कि लेंस में जो होता है प्रतिबिंब बनने की कंडीशन चेंज हो जाती है। अवतल दर्पण की जो कंडीशन होती है लेंस में, उत्तल लेंस की हो जाती है। तो अवतल दर्पण द्वारा बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो इसकी कंडीशन चेंज होगी। लेंस में जाएंगे तो लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा,
ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से जो भी दिखेगा उसको आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। तो लेंस तो उत्तल लेंस तो दिया नहीं है, बस लेंस में अवतल लेंस दे, तो ये तो ऐसे ही गलत। अब हमारा कौन सा दर्पण में सही होगा, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा हम बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और ये कब बनता है, तो जब वस्तु को फोकस, दर्पण में बात करें तो फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और आभासी। और लेंस में बात करें तो प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस, ठीक है, यानी प्रकाशी केंद्र वहां पे जो ध्रुव होता है प्रकाशी केंद्र बन जाता है और फोकस के बीच रखेंगे तब उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। चलिएगा, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ऑप्शन में जैसे दिखे आप लोग जिस कंडीशन के अनुसार ऑप्शन दे उसे टिक करिएगा। दे आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, तो दोनों पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्या कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता +12 डायोप्टर, यानी दो लेंस है, तो मान लेते हैं क्षमता P1 बराबर कितना है, +12 डायोप्टर, और P2 बराबर कितना है, -2 डायोप्टर, ठीक है, मान दिया है। कह रहा है एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसको एक साथ मिलाएंगे तो जो इसका क्षमता हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, तो P1 + P2 जुड़ता है, जैसे जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं वैसे जोड़ देते हैं इसको भी, ठीक है। तो P1 का मान कितना है, +12, और प्लस P2 का मान कितना है, -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा, +10 डायोप्टर। तो जो टोटल इसकी क्षमता आ जाएगी कितना आ जाएगी, 10 डायोप्टर, ठीक है। तो हम निकाल ले फोकस दूरी, तो क्या होता है, P बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर 1/f होता है, ठीक है। कब होता है, जब f जो है मीटर में होगा, f मीटर में होगा तब होगा। ऑप्शन में आपका क्या निकाला है, f को, उसकी फोकस लेंस की फोकस दूरी ने पूछा है, अब फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकालना है। इसका मतलब जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगी तो यहाँ पे हमारा फार्मूला में 100 आ जाता है, ठीक है। तो फोकस दूरी चाहिए तब फोकस किस में, सेंटीमीटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। अब P का मान आपको पता है कितना निकाले हैं, 10, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिएगा इतना, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये तो सबको मुज़बान याद होना चाहिए, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि मतलब दूर की दिखाई देगी, नज़दीक की नहीं, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, मैंने बोला है ना, ये पढ़ाए भी थे कि दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष ये मत समझिएगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, जस्ट दूर का अपोजिट लीजिएगा। दूर का अपोजिट क्या होगा, पास, नजदीक, यानी नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसका कारण नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, तो उसको लाना पड़ेगा, उसको किरणों को क्या करना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा। और एकत्रित कौन करता है, हमारा उत्तल लेंस करता है। अर्थात हमारा जो दूरदृष्टि दोष होता है उसे उत्तल लेंस द्वारा क्या करते हैं, निवारण करते हैं उसका, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। और निकट दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी दूर की वस्तु को देखते हैं तो उसका वहां से किरणें आते आते रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, तो वहां पे अब किरणों को फैलाना होता है, अपसारी करना होता है। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस आपको पता ही है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ठीक है। चलिएगा नोट कर लीजिएगा, कितना हो गया, 80 तक, ठीक है, 80 तक हो गया। उसके बाद से हम कहाँ जाएंगे, 91 नंबर पे, ठीक है। 80 के बाद 91 नंबर देखिएगा। 91 नंबर क्या कह रहा है इसमें, 91 नंबर कह रहा है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकती है। यानी जो ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से जो तरंग है किसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकती है, ऊर्जा को, आयाम को, तरंगदैर्घ्य को या द्रव्य को, किसको। तो भाई तरंगदैर्घ्य तो खुद तरंग में होगा, आयाम भी होगा,
ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा को तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते। जैसे हमारा सूर्य से जो आता है ऊर्जा उष्मा, वो किसके रूप में आता है? तरंगों के रूप में आता है, ठीक है। पराबैंगनी तरंगे आती हैं, वहां से निकलती हैं, ठीक है। तो जो फोटान निकलता है, तो जो होती है ऊर्जा, वो किसके द्वारा स्थानांतरित हो सकती है? तरंग के द्वारा। तो जो तरंग है हमारा ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। कौन सा? ऊर्जा, ठीक है। अगला देखिए, ऑप्शनल ही है, 92 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? किस कारण से? व्यतिकरण, विवर्तन सब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि जो व्यतिकरण होता है उसके कारण जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। आप देखेंगे जैसे कोई जैसे टीवी है, कोई एलसीडी है या लैपटॉप है, तो उसका भी आप फोटो खींचे मोबाइल से ना, तो उसमें भी पैटर्न बनेंगे। वो सब व्यतिकरण के उदाहरण है, ठीक है। तो व्यतिकरण के कारण जो बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कर लीजिए, व्यतिकरण। व्यतिकरण आप लोग देखे होंगे, अगर कोई टीवी, एलसीडी, लैपटॉप कुछ भी हो, उसका यदि मोबाइल से भी फोटो खींचते हैं तो उसमें भी पैटर्न बनते हैं रंगीन रंगीन, ठीक है। वो भी व्यतिकरण के उदाहरण है। अगला देखिए 93 नंबर, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा कराया गया होगा थ्योरी में ही, नहीं तो किसी कराया गया होगा मॉडल पेपर में भी, ठीक है। कह रहा है एन प्रकार का अर्धचालक है, ऋणावेशी, धनावेशी, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग घबरा के तुरंत मत मारिए, एन प्रकार, एन टाइप, निगेटिव नहीं मारना चाहिए। आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए थे, ये जो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, क्योंकि उसमें जो अल्प मात्रा में क्या मिलाए जाते हैं? वो जो संयोजकता वाले जो मिलाए जाते हैं, ड्रॉपिंग किया जाता है, वो अल्प मात्रा में की जाती है, ठीक है। उसमें जो फ्री, मान लीजिए एन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और पी में एक होल बन जाता है, तो उससे आप नहीं कहेंगे कि वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ठीक है। वैसा अनुभव, वैसा कल्पना करते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उदासीन, ठीक है। इस पर ज़्यादा लोग गलत कर जाएंगे इसको, क्योंकि एन टाइप निगेटिव बोलेंगे उसको, पढ़ाया भी जाता है स्कूलों में कि एन टाइप याद करिए, एन से निगेटिव, ठीक है। तो आप लोग वो मत करिएगा, बात समझ में आई है? चलिएगा, तो उदासीन होते हैं, ठीक है। अगला देखिए 94 नंबर, यहीं पे देख लीजिए 94 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन का फार्मूला है। करे 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा है। 1 ग्राम यूरेनियम से कितना ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं? तो आइंस्टीन ने बताए थे फार्मूला के द्वारा कि किसी भी, यानी जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु हैं सबसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप मिट्टी को भी खाएंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। यही तो एक मतलब एक रहस्य है कि हर एक चीज को आप ऊर्जा है, हर एक चीज में आप कुछ भी खाएंगे उससे ऊर्जा आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए उन्होंने बताया था द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच बताए थे रिलेशन, और क्या बताए थे? E बराबर mc², जहाँ पे c क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल। और आपको पता भी है कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 होता है। 3 × 10 की पावर 8 होता है। अब यहाँ पे m का मान दिया है 1 ग्राम यूरेनियम, तो क्या हो जाएगा ऊर्जा? m बराबर, अब यहाँ पे SI मात्रक में रखना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड होती है, ये मीटर पर सेकेंड है, SI मात्रक में, तो मात्रक समान करना पड़ेगा। तो ये ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 में 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करिए, ठीक है। या उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 हो जाएगा, गुणे c का मान कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8। अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और गुणे इस, अब पता है आपको घात के ऊपर जैसे घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 10 घात 8 है या इसका घात 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तो 8 दूना 16 हो जाए, यानी 10 की घात 16। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 9 गुणे इसका बेस समान है तो घातें जुड़ेंगी, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -3 और +16 कितना हो जाएगा? -13, तो 10 घात -13, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करिएगा तभी आप लोग एग्जाम फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 9 × 10 की पावर -13 जूल, 9 × 10 की पावर -13 कर रहे हैं +13, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है ना, +13, ठीक है। तो 9 × 10 की पावर 13 जूल, ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नोट करिएगा, इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर और हम लोग आगे देखते हैं कहाँ तक सोल्व हो गया। 94 तक बचे हैं क्वेश्चन, कितने? 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको देखते हैं।
नोट करिएगा इतना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए, यही होता है। तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही पूछा है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछा है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं, या इसी को कह देते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। ये तीनों जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बताते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में टेस्ला भी दिया है, ऑप्शन बी में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी दिया है, और सी में न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है कि ये सभी, ठीक है, ये सभी, यानी जो हमारे ये जो ऑप्शन में दिए हैं तीनों, ये क्या है, तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट हैं, अर्थात ये सभी जो है क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए 97 नंबर क्या कर रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो चुंबक बनाने में तो निकिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, इन सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा अस्थायी चुंबक बनाना हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो है हमारा स्टील। क्या है, स्टील। स्टील जो है इसका अस्थायी चुंबक बनाने के लिए एक उपयुक्त पदार्थ है स्टील, और ये मिल भी जाता है, ठीक है, ज़्यादा ये मात्रा में मिल भी जाता है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है, हमारा स्टील है अस्थायी चुंबक बनाने में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 98, ये जो ऑप्शन में दिए हैं सबसे चुंबक बनाया जाता है, लेकिन इन सब में से ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो आपका स्टील है, ठीक है, कौन है, स्टील है। अगला है बायल नियम। बायल नियम नियत रहता है, बायल नियम, ठीक है। तो बायल नियम आपको बताया गया होगा, क्या होता है बायल नियम। तो बायल नियम होता है P प्रोपोर्शनल 1/V होता है, यानी किसी गैस का ताप को हम स्थिर रख दें तो एक निश्चित, उस गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब है उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या एक निश्चित गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होता है दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। अब यहाँ से व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो P बराबर हम लिख देंगे, मान लीजिए K/V, ठीक है। तो यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, PV बराबर क्या आ जाएगा, K। तो जो हमारा नियतांक कर है ना कि बायल का नियम में क्या नियत रहता है, तो नियतांक यही है, और नियतांक किसके बराबर है, PV के। किसके बराबर है, PV के, यानी बायल नियम में क्या नियत रहता है, तो हमारा P इंटू V। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नियत किसके बराबर होता है, नियतांक किसके बराबर होता है, PV के। तो क्या नियत रहता है, PV, ठीक है। चलिएगा अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन। 99 में क्या करा है कि खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखा गया है और ट्रक एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है। कोई ट्रक है और इस ट्रक में जो है हमारे गैस के सिलेंडर जा रहे हैं, ठीक है, गैस के क्या है यहाँ, इसमें सिलेंडर है, चलिए सब गैस के सिलेंडर भरे हुए हैं, ठीक है। और यह एक समान चाल से जा रहा है, एक समान चाल से, यह एक समान गतिमान है, एक समान चाल से क्या है, चाल से गतिमान है, ठीक है, एक समान चाल से क्या है, वो गतिमान है। तो कह रहे सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप क्या होगा। तो देखिए भाई ये एक समान चाल से चल रहा है तो इसका संवेग भी क्या होगा, नियत होगा, समय भी क्या होगा, इसका नियत होगा। तो इसका P और V दोनों क्या है, नियत है। और यहीं पे अभी देखिए P और V क्या हो, नियत हो, तो उसके ताप में कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताप तो स्थिर है ही, ताप स्थिर है और उसका दाब और उसका
यहाँ पे संवेग बोल रहे हैं, ये P जो है दाब है, ठीक है, P जो है हमारा दाब है, इसका दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, ये भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। और इसका जो V है यानी जो उसका आयतन है, एक समान चाल से एक समान वेग से चल रहा है, तो उसका P जो है यानी दाब भी नियत रहेगा, उस पर किसी प्रकार का दाब भी नहीं लेगा। उसके जो अणुओं के आयतन है गैस के, वो भी क्या होंगे, नियत होंगे, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है। तो जब दोनों नियत होंगे यानी जो दोनों नियतांक के बराबर हैं, तो ये तो हमारा बायल नियम हो गया। अब बायल नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप क्या हमारा स्थिर हो, तो उस समय जो गैस के अणु हैं उनके जो दाब है वह आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है, और वहां से इसको निकालते हैं तो नियतांक के बराबर होता है। ये जो दोनों नियत हैं इसका मतलब उसका ताप भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो पूछ रहे हैं ना, तो उपस्थित गैस के अणुओं का ताप क्या होगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारा बॉयल ही नियम था, बॉयल ही नियम था, ठीक है। एक समान चाल से चला है तो ना उस जो सिलेंडर रखा गया है उसके ना अणुओं के जो उसमें गैस भरी है, तो उसके अणुओं पे ना किसी उस पे दाब पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके ताप पे भी, आयतन पे भी, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस ही नहीं होगा तो उसका ताप स्थिर रहेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, नियतांक के भी पढ़े यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर। क्या करें कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। दाब कम कर दिया जाए, दाब का नियम आप लोग पढ़े होंगे, दाब का नियम क्या कहता है, दाब का भाई नियम कि आयतन को स्थिर रखा जाए तो जो दाब होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टी के, प्रोपोर्शनल होता है टी के, यानी दाब बढ़ाएंगे तो आपका ताप भी बढ़ेगा और दाब घटाएंगे तो ताप भी घटेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए जमीन पे है वायुमंडलीय दाब, ठीक है, कुछ मान लीजिए कुछ है, तो अब कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, यानी जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था वो 80-90 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलना शुरू हो जाता है। तो दाब बढ़ाने पे ताप क्या होता है, कम होता है, यानी उसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। दाब ज्यादा रहेगा तो उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस कम, यानी निम्न दाब पे ही, ठीक है, अरे सॉरी निम्न ताप पे ही। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उच्च ताप क्रम पे, निम्न ताप क्रम पे, उसी ताप क्रम पे या क्रांतिक ताप पर, निम्न ताप क्रम पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्न ताप क्रम में, क्रम पर, ठीक है, निम्न ताप क्रम पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इस वीडियो में 13 क्वेश्चन सोल्यूशन हुए हैं, ठीक है, और पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चन देखे थे। तो उम्मीद करते होंगे कि सारे क्वेश्चन आपको जो सोल्यूशन कराया गया होगा समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा मॉडल पेपर 2012 का, ठीक है, अभी उसका नहीं बनाया गया है तो उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।